Furniture Global presents Property Guru. हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉपर्टी गुरु का एक स्पेशल एपिसोड। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। स्पेशल एपिसोड में आज कहानी होगी साउथ मुंबई की। जी हां, मुंबई का वो हिस्सा जिसके लिए मुंबई जानी जाती है। इनफैक्ट आप कहें कि मुंबई वही है, बाकी तो सबब्स हैं, या जब सबब्स के लोग साउथ बॉम्बे ट्रैवल करते हैं तो कहते हैं कि हम मुंबई जा रहे हैं आज। तो ऐसी है कुछ मुंबई की कहानी। आज खास तौर पे बात होगी एक ऐसी रिपोर्ट की जो ये बता रही है कि साउथ बॉम्बे एक वक्त इतना चमकीला, इतना बड़ा एड्रेस कि हर कोई चाहता था कि भाई उसका ऑफिस एड्रेस हो तो साउथ बॉम्बे का हो, नरीमन पॉइंट का हो। लेकिन वक्त के साथ वो चमक कुछ फीकी पड़ गई और अब एक बार फिर बात हो रही है कि साउथ बॉम्बे में रौनक लौट रही। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरी सुनिएगा। और कहानी आज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, साउथ मुंबई रेनेसा। और ये रिपोर्ट के पीछे जो शख्स हैं वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो स्वागत करते हैं हम गुलाम जिया साहब का, सीनियर ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया। तो सर, बहुत बहुत बधाई, एक शानदार रिपोर्ट। मुंबई को नए सिरे से जानने का मौका मिल रहा है और रियल एस्टेट के नज़रिए से खास तौर पे। तो ये जो आपकी रिपोर्ट है साउथ मुंबई के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से साउथ मुंबई अपने पुराने रंग में लौट रही है। सवाल मन में पहला ये आता है कि ऐसा क्या हुआ। एक समय मुझे भी याद है कि जो भी मुंबई से लेटर आते थे या इश्तिहार छपते थे तो नरीमन पॉइंट का एड्रेस होता था। हर बड़ी कंपनी नरीमन पॉइंट में अपना ऑफिस चाहती थी। क्या हुआ वक्त के साथ कि वो नरीमन पॉइंट ने अपनी चमक खो दी, साउथ मुंबई थोड़ा पीछे चला गया? विपिन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने आज यहाँ इनवाइट किया और इस रिपोर्ट की आज हम चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा हमारे लिए ज़ाती तौर पर, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज तकरीबन 35 साल से मैं नरीमन पॉइंट या साउथ मुंबई को देखता चला आ रहा हूँ। करियर हमने यहीं से शुरू किया। पहली जॉब, जो नौकरी हमारी पहली लगी, वो नरीमन पॉइंट पर थी, फिर फोर्ट, कोलाबा वगैरह। ये वो इलाक़ा है कि अगर आज हम इसे यूँ कह लें कि वो वक्त था जब ये मुल्क की शान थी। ये केवल मुंबई का नहीं, अगर आप सारे भारतवर्ष की बात करें तो या तो दिल्ली में कनॉट प्लेस होता था, या मुंबई की अगर बात हो तो वह साउथ मुंबई होता था, जिसे हम फोर्ट, बैलेड स्टेट, कोलाबा या नरीमन पॉइंट कहा करते थे। नरीमन पॉइंट केवल इसलिए कि तकरीबन 45 साल पहले यहाँ पर आलीशान नई इमारतें खड़ी हुई। ये सारी हाई राइजेस, सारे स्काई स्क्रैपर्स हुआ करते थे। और मुल्क के लिए ये पहला वाक़या था कि एज ए CBD जनरेट किया गया ये सारा मकाम, तकरीबन 20-22 इमारतें, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दफ्तर या ऑफिसेस बनाना था। और वही चीज़ जैसा आपने बताया कि वो वक्त था, उसमें जो शान थी, हर वो शख्स जो भारत के ट्रेड में या कॉमर्स में कोई मकाम रखता था, वो नरीमन पॉइंट में अपना दफ्तर ज़रूर चाहता था। और बस उसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिसके कारण धीमे धीमे साउथ मुंबई की और नरीमन पॉइंट की जो रोशनी, जो चमक थी, वो मांद पड़ती चली गई। उनमें से सबसे पहला किस्सा तो यूँ था कि चंद एक इमारतें हैं जहाँ पर भयंकर आग लगी। और जिसकी वजह से जो बड़े कॉर्पोरेट्स थे, चंद एक नाम जिन्होंने बहुत शुरू में नरीमन पॉइंट को बाय बाय कर दिया, उनमें से फाइज़र, बायर, ये बड़े बड़े MNCs, फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी। उन्हें महसूस हुआ कि नरीमन पॉइंट का जो डिज़ाइन है, जो इमारतें हैं, वो नए वक्त के तकाजे को पूरा नहीं कर रही थी। चाहे वो फायर फाइटिंग को हो, कंप्लायंस को हो, या इवन फ्लोर प्लेट्स। धीमे धीमे जैसे वक्त बदलता गया, लोगों की रिक्वायरमेंट बदली, कंपनीज़ को बड़े बड़े फ्लोर प्लेट्स की ज़रूरत महसूस होने लगी। नरीमन पॉइंट के दफातर बहुत छोटे छोटे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद दिगरे लग रही थी कि नरीमन पॉइंट का वक्त शायद अब ख़त्म हो रहा है। और उसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई में आप और हम पिछले 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख रहे हैं, उससे पहले कम से कम 25 साल मैंने गुजारे हैं इसी मुंबई में। एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाने में जो एक लड़ाई, एक जंग लड़नी पड़ती थी। अगर आप बोरीवली में हो, थाने में हो, आपको VT में या नरीमन पॉइंट पहुंचना है तो सवेरे जब आप नहा धो के निकलते थे, दोबारा दफ्तर पहुंचते हुए दोबारा नहाने की नौबत चली आती थी। तो ये था उस वक्त का, अगर मैं थोड़ा सा मंजर कशी करने की कोशिश करूं, कि दफ्तर पहुंचना इतना मुश्किल था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे पड़ता चला जा रहा था।
और उसके अलावा जैसा मैंने कहा, इमारतें वक्त से बहुत ही पुरानी हो चुकी थीं और ये सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसके कारण लोगों ने धीमे धीमे यहाँ से निकलना शुरू किया। तो सबसे पहले जैसा मैंने चंद एक नाम बताए, चाहे वो फाइज़र हो, चाहे वो बायर हो, इस तरह के बहुत से लोग। उसके बाद फिर एक और वक्त आया जब बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स, KPMG सबसे पहली थी जिन्होंने यहाँ से निकल के साउथ मुंबई की तरफ सेंट्रल मुंबई, लोअर परेल की तरफ उन्होंने अपना दफ्तर लाया। और उसी वक्त साइड बाय साइड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स अपने आप में एज ए CBD, गवर्नमेंट एफर्ट्स, MMRDA की तरफ से वो CBD बन रहा था ताकि मुंबई को, साउथ मुंबई को डीकंजेस्ट किया जाए कि वहाँ पर चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था तो डीकंजेस्शन की बात आई कि जो लोग वहाँ जाने में मुश्किलें झेल रहे हैं उसके बदले किसी और इलाके में अपने दफ्तर बनाएं ताकि लोगों को इतना लंबा फासला इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन ना पड़े। हालांकि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट भी किया जा सकता था डीकंजेशन से पहले, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसी कारण बहुत सारे इस किस्म के एक के बाद दिगरे ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े होते गए जिस कारण नरीमन पॉइंट धीमे धीमे जो उसकी शान थी वो धीमे धीमे खोता चला गया। और उसके सामने चाहे वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स हो या इवन अंधेरी कुर्ला रोड जिसे कहते हैं, वो भी एक CBD के तौर पर उभरा। और लोअर परेल जहाँ पर आपके टेक्सटाइल मिल्स वगैरह हुआ करते थे, वो धीमे धीमे उन टेक्सटाइल मिल्स को कन्वर्ट करके दफ्तर बनाया गया। तो वंस अगेन यहाँ पर भी वो चीज़ महसूस की गई कि पुराने इमारतों को रीब्रांडिंग करके आपने दफ्तर के तौर पर सामने ले आए। पर ओवरऑल नरीमन पॉइंट की शान जो घटती गई उसका मेजर कारण यही था कि पहली चीज़ तो बिल्डिंगें, इमारतें पुरानी होने लगी और दूसरी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से क्रम्बल होने लगा, टूटने लगा। तो ये दो मेन कारण है जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के दूसरे मकामात की तरफ सफ़र शुरू किया। राइट। और फिर हमने देखा कि BKC उभरा, आपने कुछ हद तक अंधेरी की बात की, अंधेरी कुर्ला रोड पर कुछ चीज़ें आई और लोअर परेल को उसका फ़ायदा मिला। लेकिन अब आपकी रिपोर्ट कहती है रिवाइवल या रिनेजा ऑफ साउथ मुंबई, तो इस पे बहुत सारे आपने चीज़ें कही हैं। एग्जाम्पल आपने रेंटल्स का जिक्र किया है कि तकरीबन 2018 से अभी तक फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में 52% का जंप देखने को मिला है साउथ मुंबई के रेंटल में और नई सप्लाईज भी आना शुरू हो गई हैं। तो ऐसा अभी क्या हो गया कि एक बार फिर से साउथ मुंबई या फिर हम नरीमन पॉइंट की बात करें इन पर्टिकुलर, यहाँ पे लोगों का ध्यान फिर से जा रहा है और फिर से डिमांड आ रही है? पहली चीज़ तो चूँकि हम रेंट की बात कर रहे हैं, रेंट पर मैं दो शब्द कहना चाहूँगा, उसके बाद फिर जो एक तब्दीली आ रही है उस पर हम आते हैं। और हमारे लिए भी साउथ मुंबई की तरफ दोबारा नज़र डालने का कारण पहले तो बना ये रेंट, क्योंकि चंद एक इमारतें ऐसी हैं, ख़ास तौर से नरीमन पॉइंट पर एक एक्सप्रेस स्टार नाम की एक इमारत है जिसे चंद साल पहले अपग्रेड किया गया। जैसा मैंने बताया, यहाँ की सारी इमारतें पुरानी हो चली हैं, वहाँ पर फायर सेफ्टी के बंदोबस्त सही नहीं हैं और सारे डिज़ाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हैं। तो इस इमारत का एक दोबारा इम्प्रूवमेंट किया गया और उसे एक अपग्रेडेड बिल्डिंग के तौर पे सामने लाया गया। तो ये आज से 10-11 साल पहले इस इमारत में बमुश्किल जो रेंट्स हुआ करते थे वो शायद 200 रुपये भी क्रॉस नहीं कर पाते थे पर स्क्वायर फीट पर मंथ। और अचानक हमें दिखाई दिया कि चंद महीनों पहले हमने जब दोबारा नज़र डाली तो इसी बिल्डिंग के रेंट्स तकरीबन 500 रुपये को क्रॉस करते दिखाई दे रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि इतना बड़ा अंतर क्यों पैदा हुआ। ये तो एक तरफ हुआ कि ये जो सडन जो रेंट का ग्रोथ हमने देखा, महसूस किया, तो ये एक तरफ हुआ। दूसरी तरफ जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा सा एक इनकलाब जैसा मुंबई में शुरू हुआ, जिसका हमने जिक्र किया पिछले 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले, एक नई मुहिम से शुरू हुई मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतरीन बनाने की। उसका एक जो पहलू था वो कोस्टल रोड के तैयार होने के बाद ऐसे कई लोग जिनसे हमारी बातचीत चलती रहती है, उनमें से कुछ ने बताया कि बांद्रा जो लोग पाली हिल बहुत ही फेमस इलाका है जहां पर रिहायशी तौर पर बेहतरीन मकान है, सबसे कॉस्टली रियल एस्टेट समझा जा सकता है, वहाँ से बांद्रा ईस्ट जहाँ पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, वहाँ जाने में आज तकरीबन 45 मिनट दरकार है। लेकिन उसी शख्स को अगर वो पाली हिल से नरीमन पॉइंट की तरफ आ जाते हैं तो उनको आज 20 से 25 मिनट में पहुँच जाते हैं। ओके। ये 15 किलोमीटर के सामने 3 किलोमीटर आपको 45 मिनट ले जाएगा और ये 15 से 20 किलोमीटर आपको 25 मिनट में आप पहुंच जाओगे। तो ये जो एक चीज़ किसी और ने हमें बताई कि देखो ये वजह है कि लोग आज ये प्रेफर कर रहे हैं कि बांद्रा से अगर आप निकल रहे हो, चूँकि कोस्टल रोड बांद्रा से नरीमन पॉइंट तैयार हो चुकी है, जो टनल बहुत खूबसूरत रोड तैयार हुई है, तो इससे जो ट्रैवल टाइम है इतना श्रिंक हो गया है।
तब हमने फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना शुरू किया और हमने गौर किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे क्या क्या काम बन रहे हैं। तो अब जो मेट्रो का भी जो काम, अगर आप यूं कहें कि कोस्टल रोड का असर सिर्फ एक एफ्लुएंट जो अपर एंड ऑफ द सोसाइटी है उनको होगा, तो फिर हम आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहेंगे कि मेट्रो तैयार हो रही है। मेट्रो का जो अंडरग्राउंड मेट्रो का पहला फेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है पिछले 8-10 दिनों में, और अगले चंद महीनों में बाकी नरीमन पॉइंट तक के मेट्रो भी तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे जो हम आप जैसे लोग मिडिल क्लास या इवन लोअर एंड ऑफ द स्टेट, लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी के लिए भी नरीमन पॉइंट पहुंचना बहुत आसान होता चला जा रहा है। तो इस तरह से जो कई सारे प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से ताल्लुक़ रखते हैं वो नरीमन पॉइंट के लिए बन रहे हैं। तो जो हमने जैसे मैंने आपसे जिक्र किया पहले कि नरीमन पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको इतनी एक जंग लड़नी पड़ती थी, वो अब इतना आसान, इतनी सुविधाजनक हो गई है वो बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब साउथ मुंबई के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू बन गया है। और दूसरी तरफ जैसा आपने कहा, नया सप्लाई अब हमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पिछले चंद वर्षों में भी छोटी छोटी चंद बिल्डिंगें साउथ मुंबई में आई हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अब जो हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, चूंकि मेट्रो का हम जिक्र कर रहे थे, मुंबई मेट्रो वाले खुद अपनी एक ज़मीन पर तकरीबन 15 से 20 लाख स्क्वायर फीट का एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। तो दिस ऑलमोस्ट जो एग्जिस्टिंग नरीमन पॉइंट है उसका आधा हिस्सा, अगर इस समय जो 20-22 बिल्डिंग है सब मिलाकर शायद 3.5-4 मिलियन हो, ये 2 मिलियन स्क्वायर फीट तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बिल्कुल नई बिल्डिंग होगी, बिल्कुल बीकेसी से भी बेहतर बिल्डिंग बनेगी। तो ये जो एक नया रूप दिखाई दे रहा है साउथ मुंबई का, उस सारी चीज़ों को हमने इस रिपोर्ट में कैप्चर करने की कोशिश की है कि जो एक नया सवेरा हुआ है। लोग कह रहे थे कि नरीमन पॉइंट शायद मर चुका है या एक अपने देहांत की तरफ प्रस्थान कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि ये तो सिर्फ एक हाइबरनेशन था, एक चंद शायद ये 10-20 साल की एक नींद थी। उस नींद से आज साउथ मुंबई जाग रहा है और जागने के बाद जो सवेरा होगा वो लोगों को चकित कर देगा। तो क्या ये सवेरा जो आज जिसके आप बात कर रहे हैं लोगों को चकित कर देगा, तो किसको चकित करेगा? जिन्हें नए ऑफिसेस चाहिए उन्हें चकित करेगा, जिन्हें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है उन्हें चकित करेगा, जिन्हें यहाँ पर घर भी लेने, रेजिडेंशियल भी इसका एक अहम पार्ट है, वो हम गुलाम साहब से बात करेंगे। अभी एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यही 2-3 पहलू और साथ में एक और बात की क्या बीकेसी में या किसी और जगह जिस तरह की ऑफरिंग है बिल्कुल वैसी ऑफरिंग हमें देखने को मिलेगी। थोड़ा सा एग्जांपल उन्होंने दिया कि लैंड कहां से आ रही है, लेकिन क्या इतनी लैंड आ पाएगी, ये कुछ एक सवाल रहेंगे कि ये कॉस्मेटिक चेंज तो आके नहीं रह जाएगा। हम उतना बड़ा सीबीडी, उतना प्रैक्टिकल सीबीडी फिर से देखेंगे। तो बातचीत जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Signature Global presents Property Guru. Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक। प्रॉपर्टी गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, साउथ मुंबई का रिवाइवल। आप मुंबई के हैं या मुंबई से बाहर के, लेकिन ये स्टोरी सबके लिए इंटरेस्टिंग है। गुलाम जिया साहब से लगातार इस पर हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट है जो बता रही है कि साउथ मुंबई फिर से कैसे अपनी पुरानी रौनक की तरफ लौट रहा है। नरीमन पॉइंट फिर से हर किसी का एड्रेस क्यों बनने की ख्वाहिश में शामिल हो गया है। राइट, तो एक सवाल मन में आता है जो मैंने ब्रेक से पहले भी जिक्र किया कि देखिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर जिक्र किया है। नो डाउट जितना काम पिछले 5-8 साल या 10 साल में मुंबई में हमने देखा, चाहे वो मेट्रो रेल हो, चाहे वो कोस्टल रोड हो और तमाम बड़े बड़े ब्रिजेस हों, अटल सेतु जैसी चीज़ें हों, वो मुंबई की सूरत बदलने पर आमादा हैं। पर एक सवाल मन में आता है, शायद ये सवाल कुछ और भी लोगों ने उठाया कि अगर ये पूरे मुंबई में फैले हुए प्रोजेक्ट हैं तो इसका फ़ायदा सिर्फ साउथ मुंबई को ही क्यों मिलेगा? इस पर मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिनका आपने भी जिक्र किया, चाहे वो अटल सेतु हो या कोस्टल रोड हो या ईस्टर्न फ्रीवे हो या इस प्रकार के मेट्रोज़ हो, मेट्रो 3, मेट्रो 11 जो अब अगला तैयार हो रहा है, और इसके अलावा और भी कई सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं, इन सब पर एक चीज़ जो जब आप इसको गौर करते हो तो आपको इस बात का एहसास होगा कि ये सारे प्रोजेक्ट्स किसी एक मकाम को इतना नहीं उभारते जितना नरीमन पॉइंट को उभारते हैं। उसका कारण ये है कि नरीमन पॉइंट, केवल नरीमन पॉइंट या साउथ मुंबई में 11 नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
तैयार हो रहे हैं या हो चुके हैं। ओके। अगर आप जिक्र करें इवन जो एक टनल बन रही है जो कोस्टल रोड को अटल सेतु ईस्टर्न फ्रीवे से कनेक्ट कर रही है, फिर जो एक्सटेंशन जो साउथ मुंबई का नरीमन पॉइंट से कफ परेड एक्सटेंशन ऑफ कोस्टल रोड, इतने सारे जो नया मेट्रो 11 जिसका काम शुरू हो चुका है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स 11 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डायरेक्ट साउथ मुंबई को अट्रैक्ट कर रहे हैं, को कनेक्ट कर रहे हैं। इसके सामने अगर आप किसी और इलाके की बात कर लें, बीकेसी देख लें। चलिए बीकेसी में एक और एडिशनल प्रोजेक्ट है जिसे हम बुलेट ट्रेन कहते हैं, जो बीकेसी से शुरू होने वाला है, मान लें वहाँ पर है। लेकिन उसके अलावा शायद 2 ही 3 और प्रोजेक्ट हैं जो बीकेसी, चाहे वो मेट्रो हो या नए ब्रिजेस हों, एक ही 2 या 3 हैं जो बीकेसी को कनेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम जुहू विलेपार्ले उस तरह वेस्टर्न सबर्ब्स की बात करें, उसमें भी आपको किसी एक मकाम पर 2 या 3 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट दिखाई नहीं देंगे, नज़र नहीं आएंगे। जबकि साउथ मुंबई वाहिद वो जगह है, अकेली ऐसी जगह है जहां पर 11 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अंदाज़न जो 3.5-4 लाख करोड़ का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड हो रहा है, उसका तकरीबन आधा हिस्सा डायरेक्ट साउथ मुंबई को कनेक्ट कर रहा है। वो जो स्पेंड है उसका तकरीबन आधा हिस्सा डायरेक्ट साउथ मुंबई को कनेक्ट कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां तक पूरे शहर का ताल्लुक़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल उभर रहा है। लेकिन साउथ मुंबई को ख़ास एक मकाम हासिल है, क्योंकि चाहे आप इंस्टीट्यूशंस कह लें, गवर्नमेंट कह लें, आरबीआई, कोर्ट, हर चीज़ जो कह लें वहाँ पर मौजूद रही है। तो इस कारण से उसका मकाम पहले ही बहुत थोड़ा सा ऊपर था, आला था, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सारे का सारा वहाँ ऑलरेडी आपको कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। महज ये कारण है कि वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा आगे चल। एक सवाल और मेरे मन में सर इसको लेकर कि चाहे वो बीकेसी हो या कोई और जगह जहां पर लैंड ज्यादा है। अब साउथ मुंबई क्योंकि एक तो पूरा हेरिटेज है, ज्यादा करके हम देखते हैं तो चारों तरफ हेरिटेज बिल्डिंग है, तो क्या उतनी लैंड सप्लाई आ पाएगी? आपने एक का तो जिक्र किया कि मेट्रो की अपनी लैंड है, 2-3 आपकी रिपोर्ट में और भी जिक्र हैं कि कहां कहां है, हमारे ग्राफिक्स में भी वो चीजें आ रही हैं, लेकिन वो सब मिलकर उतनी लैंड सप्लाई दे पाएंगे? हेरिटेज साइट्स को आप कितना डिस्टर्ब कर पाएंगे? तो क्या उस लेवल की सप्लाई बनेगी कि वाकई में एक प्रैक्टिकल सीबीडी फिर से वहां खड़ा हो, या फिर जैसा मैंने एक वर्ड यूज कर लिया था, कॉस्मेटिक, यहाँ थोड़ा बहुत होता बहुत दिखेगा लेकिन उस बड़े लार्ज स्केल पे शायद ना हो पाए? देखिए, इसमें चंद एक पहलू हैं। इस सवाल का जवाब एक एक करके कोशिश करूंगा कि हर पहलू को आपके सामने लाने की कोशिश करूं। पहली चीज़ तो जैसे मैंने कहा है ग्रीन फील्ड, के जहां पर खुली लैंड, खुली ज़मीन हो जिस पर इमारत तैयार की जाए, ये कम है। जिसका मैंने पहले जिक्र किया मुंबई मेट्रो का, उनका है। रेलवेज़ की चंद एक लैंड है, सीएसटी स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट हो रहा है उससे ताल्लुक़ रखती हुई चंद लैंड्स वहाँ पर आ रही हैं। उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशनल्स के साथ साथ जैसे कुछ एक फैक्ट्रीज़ भी हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं जो साउथ मुंबई में हैं, जो धीमे धीमे तैयार हो रही हैं क्लियर ओपन लैंड की तरह सामने आने के लिए। लेकिन उसके दूसरे और एक और चीज़ है जिसका आपने जिक्र किया, हेरिटेज। हेरिटेज अगर आप आज लंदन या इवन इस तरह के जो फ्रांस में ला डिफेंस जगह पर आप जाएं, पुरानी इमारतों को एक नया रूप देके, हेरिटेज को, अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को साबित रखते हुए उन इमारतों को एक नया रूप दिया गया, और ये ग्लोबली हर जगह हुआ है। तो उस चीज़ को, नरीमन पॉइंट को थोड़ी देर के लिए बाहर रख के, अगर आप बाकी जो इलाके हैं, जो फोर्ट, बैलेड स्टेट, जो हमारी शान है, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारी खूबसूरत इमारतें हैं, उनको रिटेन करके दोबारा रिफ्रेश किया जा सकता है। वो चीज़ भी चंद एक बिल्डिंगों में ऑलरेडी हो रहा है जो आपको साउथ मुंबई में दिखाई देंगे। रिजुवेनेशन ऑफ ओल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और तीसरी चीज़ कि जब एक नई बिल्डिंग नरीमन पॉइंट में इतनी बड़ी आलीशान तैयार होगी, और उसके चलते 2 बातें हो रही हैं। पहली चीज़ इसका आपने पहले जिक्र किया कि रेंट इतना जंप होता हुआ दिखाई दे रहा है, तकरीबन डबल होता हुआ दिख रहा है ऑलरेडी। और दूसरी चीज़ एफएसआई बढ़ रही है, क्योंकि मेट्रो के आने के कारण वहाँ पर टीओडी कहते हैं कि जहाँ पर ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हो रहा है, तो वहाँ पर एफएसआई ज़्यादा दी जा रही हैं। तो ये सब होते हुए नरीमन पॉइंट के रीडेवलपमेंट का भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्कशन शुरू हो चुका है। अगर आज आप बाकी के मुंबई की तरफ नज़र डालें, चाहे वो साउथ मुंबई हो, सेंट्रल मुंबई हो, वेस्टर्न सबर्ब्स हो या सेंट्रल सबर्ब्स हो, जो पुरानी रेसिडेंशियल इमारतें हैं उनकी जगह पर नई इमारतें बन रही हैं जिनको आप रीडेवलपमेंट कह रहे हो। वो रीडेवलपमेंट नरीमन पॉइंट का भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन गया है। एफएसआई तकरीबन डबल होती हुई दिख रही है, प्राइस डबल होता हुआ दिख रहा है। तो वो जो 20-22 इमारतें हैं उनका भी इकट्ठे होकर एक नया
स्काईलाइन तैयार करने का भी एक जो विचार विमर्श शुरू हो चुका है और आगे चल के ये सारी चीज़ें हमें होती हुई दिखाई देंगी। नहीं, पिक्चर तो बहुत शानदार ड्रॉ हो रही, जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि इमेजिनेशन में वो आ रहा है कि कैसा फिर से दिखाई देने वाला है पूरा नरीमन पॉइंट है, वो साउथ मुंबई का वो एक अलग से जो मैप में हमें बाहर निकलता हुआ लैंड से दिखाई देता है। अब एट लास्ट मेरा सवाल ये होगा कि इन सब चीज़ों के बीच में इन्वेस्टर्स, अब आपकी बातें सुन के डेफिनेटली उनके कान खड़े होंगे, या जो लोग निवेश करना चाहते हैं, क्या ये आपकी रिपोर्ट प्रोजेक्शंस भी दे रही हैं कि आने वाले 10 साल में चाहे वो प्रॉपर्टी के दाम हो चाहे वो रेंट्स हो, कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे? इस पर थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेना चाहूँगा कि जब हमने इस रिपोर्ट को लिखना शुरू किया तो हमने सबसे पहले दुनिया में इस किस्म का रेनेसांस या रिजुविनेशन कहाँ कहाँ हुआ है हमने उस पर गौर किया और उससे कंपैरिजन किया कि साउथ मुंबई उन सारे मकामात के सामने कहाँ खड़ा हुआ है। और जब हम रेंट की बात कर रहे हैं तो आपको ये जानकर शायद अचंभा हो, आश्चर्य हो कि अगर हम लंदन की बात कर लें, लंदन और नरीमन पॉइंट के रेंट में तकरीबन 5 गुना का अंतर है कि अगर आज हम 500 रुपये स्क्वायर फीट भी नरीमन पॉइंट का बेहतरीन रेंट अगर हम देख रहे हैं तो उसके सामने लंदन की इमारतों में 2,500 रुपये, अगर हम उसे कंपेयर करें इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो 2,500 रुपये पर मंथ का रेंटल वहाँ पर आज राइज है, चल रहा है। इसी प्रकार आप न्यूयॉर्क चले जाएं, वहाँ पर मैनहट्टन में भी तकरीबन 2,000 के आसपास के रेंट दिखाई देंगे आपको। हांगकांग में 1,500, सिडनी में 1,500, 2,000 के रेंट्स हैं। और एक और चीज़ जो हम जब कंपेयर कर रहे थे कारपेट टू कारपेट, इस चीज़ का हमें एहसास हुआ कि बीकेसी में जो बेहतरीन बिल्डिंगें हैं जैसे मेकर मैक्सिटी वगैरह, वहाँ पर रेंट्स ऑलरेडी 1,000 के ऊपर पहुँचे हुए हैं। तो अगर मुंबई में भी अगर आपके 1,000 के ऊपर के रेंट हैं, अगर उसी प्रकार की बेहतरीन बिल्डिंग मैं नरीमन पॉइंट में तैयार करूँ तो 1,000 क्यों ना हो। और वो एक जो ग्रोथ हमने पिछले चंद साल में देख ही ली है, जो 250-300 से लेके 550 रुपए तक का रेंट की जर्नी हम देख रहे हैं, आगे चल के वो 1,000 क्यों ना हो, इसके लिए मुझे कोई भी ऐसा पहलू नहीं दिखता जो हमें रोक पाएगा। अगर हम नई इमारतें बना रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल है, और आगे चल के जैसा एक और हमारे रिपोर्ट में हमने इस चीज़ पर गौर किया है कि अगर हम नरीमन पॉइंट को फोकल पॉइंट लेते हैं, उसे हम सेंटर लेते हैं और वहाँ से बाकी मुंबई में जाने का ट्रेवल टाइम अगर हम देखते हैं तो इस समय आधे घंटे में अगर आप यहाँ से केवल बांद्रा तक पहुँच रहे हो, आज से 5 साल बाद आप उससे और कई ज़्यादा, आज से 10 साल बाद आप नरीमन पॉइंट से 1 घंटे में सारे शहर में कांदिवली से लेके इवन अलीबाग तक बाय रोड आप पहुंच पाओगे। तो इसका सारे का सारा जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है वो ये बता रहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है और अगर हम बेहतरीन बिल्डिंगें बना लें तो हमें और कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों ना हम लंदन से कंपेयर करें, क्यों ना हम न्यूयॉर्क से कंपेयर करें, मैनहट्टन से कंपेयर करें, और अगर वहां पर 2,500 रेंटल हैं तो मुंबई में क्यों 1,200 या 1,500 क्यों ना हो सके। तो ये है कि ये जो आगे का जो चूंकि आपका सवाल है किस किस्म का मुस्तकबिल हम देख रहे हैं, मुझे तो ये बहुत ही रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है कि अगर 500 से 1,000 और 1,000 से 1,500 का सफ़र जो है अगले 10 साल से 15 साल, और चूंकि आपके निवेशकों की बात हो रही है, उनके लिए तो जाहिर सी बात है ये 2-3 साल का गेम नहीं है, ये एक लंबे अरसे का है। और इस लंबे अरसे में जो अपसाइड आपको नरीमन पॉइंट से साउथ मुंबई में दिखाई देगा, मुझे नहीं लगता कि भारत में इस किस्म का और कोई मकाम शायद आज मौजूद हो। चलिए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और थोड़ा सा इसमें पिछले 6 साल की कहानी, जहाँ पर रेंटल 250 से 500, 550, तकरीबन 600 के आसपास आ गए हैं, और आपकी रिपोर्ट के प्रोजेक्शंस के मुताबिक यहाँ से 1,000 या उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो खैर रेंटल एक बात हुई, लेकिन ओवरऑल इस साउथ मुंबई का जो पूरा रिवाइवल है और इसकी कहानी अभी सुनने में ही इतनी खूबसूरत है, तो जब हम इसको होता हुआ देखेंगे, और डेफिनेटली इसके जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, चाहे ऑफिस स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, उसमें काफ़ी कुछ ये पिक्चर जो आपने इसमें खींची है होती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया गुलाम साहब, आपने इतने विस्तार से, इतने तफसील के साथ हमसे इस पर बातचीत की। एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को भी तमाम जो निवेशक हैं, दर्शक हैं, रियल एस्टेट में वैसे भी रुचि रखने वाले लोग हैं, उनको एक स्पेशल एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। चलिए, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एंड अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय, नमस्कार। Signature Global presents Property Guru.